मौसम बदल रहा था। ठंड के दिन शुरू होने वाले थे। हल्की सी खुनक थी हवा में। मीरा हाथों में चाय का कप लिए बालकनी में खड़ी थी। सूरज डूबने वाला था। आकाश सिंदूरी रंग से नहाया हुआ था। आकाश में अपने घोंसलों की तरफ लौटती चिड़ियों की चहचहाहट और नीचे मैदान में खेल रहे बच्चों का शोर मिलकर एक हो रहे थे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। मीरा को ऐसे दृश्य बहुत ही पसंद थे और वह रोज शाम को नियम से चाय का कप लेकर बालकनी में आ खड़ी होती। थोड़ी देर में हल्का हल्का अंधेरा घिरने लगा। बच्चों की माएँ आवाज़ें लगाने लगी। बच्चे घर की तरफ चल पड़े। पक्षी भी अपने घोंसलों में दुबक गए। वातावरण बिल्कुल शांत हो गया और मीरा को अपना बचपन याद आ गया। अंधियारा घिरते ही उसकी गली में आवाज़ें ही आवाज़ें होती। महिलाएं पुरुष काम से लौटते और उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता। चारों तरफ शोर ही शोर होता। उसका अतीत रह रहकर उसकी आंखों के समक्ष घूम जाता। कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसने यूं एक अच्छी सी सभ्य कॉलोनी में अकेली पूरी इज्जत के साथ रह पाएगी। वह एक बजबजाती खुली नाली के पास उसके बचपन का घर था। घर क्या, एक छोटा सा गंदा सा कमरा जिसमें मीरा अपने माता पिता और दो छोटे भाइयों के साथ रहती थी। एक कोने में खाना बनता, दूसरे कोने में थोड़ी सी पक्की जगह थी जहाँ पानी भरी बाल्टी रखी होती। वहाँ बर्तन धुलते और उसकी माँ स्नान करती। मीरा और उसके दोनों भाई तो गली में लगे नल के नीचे ही नहा लिया करते और बापू तो हफ्ते 10 दिन में एक दिन नहाया करता। एक तरफ टीन के पुराने बक्से रखे थे जो आधे से ज्यादा खाली ही रहते। बीच में माँ की फटी हुई साड़ी बिछा वे तीनों भाई बहन सो जाते। सो क्या जाते, सहमे से पड़े रहते, क्योंकि थोड़ी रात बीतते ही उसका पिता शराब पीकर गालियां देते हुए घर में आता। कभी खाना उठाकर फेंक देता, कभी माँ के लंबे बाल घसीटकर उसे पीटता। एक आध बार मीरा और उसके छोटे भाई माँ को बचाने गए तो उन्हें भी पीट दिया। माँ भी बापू को जोर जोर से गालियां देती। पर उस गली के हर मकान का यही किस्सा था। माएँ दिन भर घर घर में बर्तन मांजकर पैसे कमाकर लाती, बच्चों को पालती, खाना बनाती और फिर शाम को पति से पिटती। माँ के पैसे भी बापू छीन कर ले जाता। ऐसे ही माहौल में वो बड़ी हो रही थी। माँ की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश करती। 5 साल की उम्र से ही घर में झाड़ू लगा देती, कच्ची पक्की रोटी बनाने की कोशिश करती। माँ के साथ काम पर भी चली जाती, उनके छोटे मोटे काम कर देती। ये लोग कुछ खाने को देती तो वो छुपाकर भाइयों के लिए ले आती। भाई सारा दिन धूल धूसरी गलियों में कंचे खेला करते या फिर साइकिल की टायर को पूरी गली में घुमाते रहते। जैसे तैसे दिन कट रहे थे। वह 8 या 9 साल की थी जब कहर टूट पड़ा उस पर। एक दिन बापू माँ को पीट रहा था। माँ भी गालियां दे रही थी। बस उस दिन पता नहीं बापू को क्या हो गया। उसने बगल में रखा केरोसिन तेल का डब्बा उठाया और माँ के ऊपर डालकर आग लगा दी। माँ चिल्लाने लगी। वो छोटे छोटे कटोरे से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगी। गली के लोग भी आ गए। किसी ने दरी डाला, किसी ने पानी और आग बुझा दिया। बापू बाहर भाग गया। बगल वाली काकी माँ को अस्पताल ले गई। कुछ दिन अस्पताल में रहकर माँ वापस घर आ गई, पर बेहद कमजोर हो गई थी और ठीक से चल भी नहीं पाती। 9 साल की उम्र में घर का सारा भार उस पर आ पड़ा। जिनके यहाँ काम करती थी वो वर्मा मालकिन एक दयालु महिला थी। उन्होंने छोटे छोटे कामों के लिए मीरा को रख लिया। अब मीरा सुबह उठती, घर का सारा काम करती, घर में जो भी राशन पड़ा होता आटा चावल बनाकर रख देती। कभी कभी कुछ भी नहीं होता तो बगल के बनिए की दुकान से उधार डबल रोटी लाकर रख देती। उसमें से थोड़ा सा निकालकर माँ के तकिए के पास छुपा देती, वरना पता था दोनों भाई माँ के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। बाहर से बाल्टी में पानी भर भर कर लाती, माँ को नहलाती, स्टूल पर खड़े होकर उनके लंबे बाल धो देती, उनके कपड़े साफ कर देती।
कुछ ही दिनों में छलांग लगाकर एक लंबी उम्र पार कर ली थी मीरा ने। माँ आंसू पोंछती रहती, मैं किसी काम की नहीं, मर जाती तो अच्छा होता। वो भी साथ में रोने लगती तो माँ चुप हो जाती। इतना काम करने के बावजूद भी वो खुश रहती क्योंकि घर में शांति थी। बापू पुलिस के डर से उन्हें छोड़कर भाग गया था। मीरा भगवान से मनाती वो कभी लौटकर ना आए, लेकिन भगवान ने उसकी नहीं सुनी। करीब 1 साल के बाद एक रात बापू धड़धड़ाता हुआ घर में घुस आया। बहुत मजे कर रहे हो तुम लोग मेरे बिना, तू मरी नहीं अभी तक। कितना कमाती है तेरी बेटी, ला पैसा ला। इतनी छोटी उम्र में इतना काम कर रही है, पूरा घर संभाल रही है, उसे तो छोड़ दे, माँ ने कराहते हुए कहा। जुबान लड़ाती है, कहता वो माँ की तरफ बढ़ा ही था कि वो बीच में आ गई। बापू बस 20 रुपया है, ले लो, पर माँ को मत मारो, ला जल्दी ला। और वो थोड़ी सी जमा पूंजी बापू लेकर चलता बना। माँ जो थोड़ी ठीक होने लगी थी, सब्जी काट देती, चावल बीन देती, किसी तरह खिसक कर दरवाजे के पास बैठने लगी थी। बापू के आने के बाद फिर से बीमार पड़ गई। वर्मा मालकिन को बताया तो वे कहने लगी, सदमा लग गया है तेरी माँ को, डर गई है बापू को देखकर। माँ की सेहत दिन पर दिन गिरती गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन उसकी मौत हो गई। वह छोटे भाइयों को गले लगाकर बहुत रोई। बापू से उसे बहुत डर लगता था, पर अच्छा था। बापू दिन भर गायब रहता, देर रात घर आता और थोड़ी बकझक के बाद शराब के नशे में सो जाता। उसने अब 1-2 और घरों में काम करना शुरू कर दिया। वह मन लगाकर मेहनत से काम करती, कभी किसी का कोई सामान नहीं छूती, साफ सुथरी रहती, सलीके से कपड़े पहनती, बाल बनाती। सभी मालकिन उसके काम से बहुत खुश रहती। अपनी बेटियों के चप्पल कपड़े उसके भाइयों के लिए भी पुराने शर्ट पैंट दे देती। दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन से बापू बड़े प्यार से बातें करता, घर में डांट डपट नहीं करता, उससे पैसे भी नहीं मांगता। उसे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। एक दिन बापू 2 आदमियों के साथ आया। उसने कहा, पानी ला, चाय बना। उसने डरते डरते चाय बनाकर दे दिया, पर गौर कर रही थी। चाय बनाते हुए भी वे दोनों आदमी उसे गौर से देख रहे थे। दुपट्टे से उसने खुद को जितना हो सकता था ढक लिया। उसे लगा बापू शायद उसकी शादी करने की सोच रहा है। वो तो कभी नहीं करेगी शादी। उसे कमाकर पैसे नहीं लाने और पति से मार नहीं खानी। उसकी बिरादरी में सब ऐसा ही करते हैं। चाय पीने के बाद बापू उन आदमियों के साथ बाहर चला गया। थोड़ी ही देर बाद उसका छोटा भाई दौड़ता हुआ घर में आया। दीदी, बापू तुझे उन आदमियों के हाथों बेच रहा है। क्या? आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। हाँ दीदी, उस आदमी ने बापू को बड़े बड़े नोट दिए हैं। मैं अंधेरे में से छुपकर सब देख रहा था और उसने कहा कि बाकी पैसे लड़की को ले जाने आऊँगा तब दूंगा। अब वो क्या करे? उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने दोनों भाइयों को पास बिठाया और कहा, देखो, वर्मा मालकिन की बहन आई थी बम्बई से। वे मुझे कह रही थी साथ चलने को, उनके यहाँ बम्बई में काम करने के लिए। मैं नहीं गई कि तुम लोगों का ख्याल कौन रखेगा, पर अब अगर नहीं गई तो बापू मुझे बेच देगा। तुम दोनों बड़े हो गए हो, अब अपना ध्यान रख सकते हो। मैं वर्मा मालकिन को हाँ बोल देती हूँ। दोनों भाई रुआसे हो गए। छोटा भाई तो डरकर उससे लिपट गया। ना दीदी, मुझे भी अपने साथ लेती जाओ। 14 साल के बड़े भाई ने बड़े बुजुर्ग सा समझाया। नहीं, दीदी को जाने दे छोटे, जब हम और बड़े हो जाएंगे, अच्छा कमाने लगेंगे तो अलग घर में रहेंगे, फिर दीदी को बुला लेंगे। उसका मन भर आया, पर यह कमजोर पड़ने का समय नहीं था। उसने तेजी से अपनी चीजें इकट्ठे करनी शुरू कर दी। बापू का क्या ठिकाना, उसे सुबह सुबह ही निकल जाना होगा। वर्मा मालकिन बहुत भली हैं। जब तक बम्बई जाने का इंतजाम नहीं हो पाता, वो उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे देंगी। काम में देर हो जाने पर कितनी बार तो कहती हैं, रुक जा रात को यहाँ। वो उसकी मुश्किल जरूर समझेगी। वर्मा मालकिन तो बापू की बात सुनते ही आग बबूला हो गई। उससे कुछ कहने से पहले ही कहा,
अब तू उस घर में पैर मत रखना, यहीं रह मेरे पास। पीछे आंगन में जो कमरा है उसे साफ सुथरा करके उसी में रह जाना। अब उस राक्षस के घर में मत जा। उसने बताया कि यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। बापू शायद आपसे भी झगड़ा करे। मुझे मीना दीदी के यहाँ बम्बई भेज दीजिए। वो जब यहाँ आई थी तो बार बार कहती थी ना, दीदी इसे मुझे दे दो। ये ठीक रहेगा। मीना के पास रहेगी तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। वो तो कई बार कह चुकी है। आज ही उसे फ़ोन करती हूँ। पर तू चिंता मत कर। वर्मा मालकिन का माँ का सा स्नेह देखकर उसका मन पिघल गया। अगर भगवान एक तरफ से कष्ट देता है तो दूसरी तरफ से कई हाथ उस कष्ट से बचाने के लिए भी देता है। 2 दिन बाद ही मीना दीदी के यहाँ जाने के लिए मालकिन ने उसे बम्बई की ट्रेन में लेडीज कूपे में बिठा दिया। आसपास वालों को उसका ख्याल रखने को कह दिया। अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया ताकि वो जब चाहे भाइयों से बात करती रहे। दोस्तों, कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। इस कहानी का अगला भाग कल दोपहर 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई है। धन्यवाद दोस्तों।